आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप खन्ना, एक फिजियोथेरेपिस्ट लतिका रॉय फाउंडेशन से। ये वीडियो लतिका रॉय फाउंडेशन की पहल का हिस्सा है जिसमें हम उन मुद्दों पर जानकारी देंगे जो सही में जरूरी हैं। इस बार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अजय को, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर अजय हमें बच्चों में कोविड के बारे में बताएंगे। डॉक्टर अजय अपने व्यक्तिगत व पेशेवर अनुभव से बोलते हैं और माता पिता के लिए एकदम सही व प्रैक्टिकल मैसेज देते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अजय। मैं 2 बारे में बात करना चाहता हूँ। थोड़ा तो जैसे संदीप ने कहा अपने कुछ एक व्यक्तिगत अनुभव के बारे में जो मुझे कोविड का हुआ और दूसरा मैं कोविड और बच्चों के बारे में। तो पहले अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में। इस साल की शुरुआत में एक दुर्घटना हुई और मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ और उसकी वजह से जब ये कोविड फैलना शुरू हुआ यहाँ लंदन में तब फरवरी के आसपास एंड के आसपास तब मैं क्रचेस के सहारे से चल रहा था और घर में ही रहता था। तो मतलब जिस समय लॉकडाउन हुआ मैं खुद ही लॉकडाउन में था उस समय। लेकिन मेरा लड़का बाहर जाता था, अपने साथियों से मिलता था। तो उसे एक दिन खाँसी हुई, हल्का-सा बुखार हुआ, तो मैंने उसको देखा, कोई ख़ास बीमार नहीं हुआ वो। लेकिन इस दौरान उसके ज़रिए कोविड मुझ तक पहुँचा। बीमार नहीं था, थोड़ी खाँसी रही, बुखार रहा, लेकिन छठे 7वें दिन मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, मुझे साँस लेने में तकलीफ हुई और मेरी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बहुत कम हो गई। तो 7वें दिन मैंने ये फैसला किया कि मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत है और मैंने तब अस्पताल को से बात करी और मैं वहाँ गया, तो वहाँ मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम थी। मेरे लंग्स में कोविड का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा था, तो उस समय मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया। और ऑक्सीजन दी गई, कुछ और इलाज दिया गया। वहाँ मैंने उस समय उनसे पूछा कि भाई जो लोग इस अवस्था में होते हैं, उनके क्या चांसेस हैं? उस समय ये बात 2 अप्रैल के आस-पास की है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। तो उस समय कोविड की वजह से मोर्टेलिटी काफ़ी लोग मर रहे थे और उन्होंने कहा करीब 50% चांस है आपके बचने के। तो मैंने कहा कि आज तक तो मैं कभी जो वो सिक्का उछालने का टॉस होता है, वो मैंने आज तक तो कभी जीता नहीं, वो भी 50% चांस होता है। तो देखें शायद इसमें से निकल पाता हूँ कि नहीं। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो ज़िंदगी मैंने अच्छी जी है, बहुत लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है और तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन और सबकी दुआओं की वजह से, उनके मोहब्बत और प्यार की वजह से मैं ठीक हो गया। और जब मैं वहाँ था, तो मुझे कुछ बातों का एहसास हुआ। एक तो ये कि आईसीयू में शायद मेरी उम्र सबसे ज़्यादा थी उस समय। लोग ये कहते हैं कि कोविड की वजह से सिर्फ़ वृद्धावस्था में ज़्यादा असर पड़ रहा है पूरे लोगों को, लेकिन उस समय मेरी उम्र शायद वहाँ सबसे ज़्यादा थी उस कमरे में तो। 3 और मरीज़ थे, तीनों की उम्र मुझसे कम थी, जो सबसे यंग थी वो करीब 24-25 साल की रही होगी, औरत थी और जब मैं तीसरे दिन आईसीयू में थोड़ा ठीक हो गया, उन्होंने मुझे चलाया, तो मैं और कमरों के सामने से निकला, वहाँ भी मैंने देखा कि काफ़ी यंग लोग वहाँ उस समय आईसीयू में थे। तो मैंने सोचा ये बात गलत है, ये जो कही जा रही है कि स यंग को सीरियस कोविड नहीं होता है। ये बहुत अजीब वायरस है और अलग-अलग उम्र पे अलग-अलग तरह से असर डालता है। बच्चों पर ये बात सही है कि इसकी वजह से बच्चों को सीरियस बीमारी कम होती है, लेकिन वायरस का इन्फेक्शन उन्हें होता है और कुछ बच्चों को ये इन्फेक्शन जो है वो सीरियस भी होता है। तो करीब यूके में करीब 35 बच्चों की अब तक डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से। एक बहुत सीरियस बीमारी उन्हें होती है जिसे मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम कहा जा रहा है, उसकी वजह से। और यूएसए में करीब 400 बच्चों की अब तक डेथ हो चुकी है इसकी वजह से। तो अभी हिंदुस्तान की मेरे पास कोई नंबर नहीं है कि कितने बच्चों की वहाँ डेथ हो चुकी है, लेकिन असर इसका हर जगह ऐसा ही पड़ रहा है। तो ये बात कहना मेरे ख्याल से गलत है कि बच्चों को सीरियस बीमारी नहीं होती है। और फिर दूसरी बात कि बच्चों को इन्फेक्शन तो होता है। चाहे उन्हें हल्की बीमारी हो, इसका मतलब उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है और वो इन्फेक्शन को दूसरे को पास करते हैं, मुझे किया। उसी तरह से बच्चे घर जाते हैं, आपस में एक-दूसरे को घर पे उनके माँ-बाप और रिश्तेदार उन्हें दे सकते हैं इन्फेक्शन। तो इसलिए ये सोचना गलत है मेरे हिसाब से कि ये जो वायरस है, ये सब बड़ी उम्र के या बीमार लोगों पे
असर करता है? हाँ, उन्हें ज़्यादा करता है, लेकिन असर इसका सब पे होता है। इसलिए इससे हम सबको बचना है। बड़ों को बचना है, बच्चों को बचना है, सभी को इससे बचकर रहना है। और इसके बचने के कुछ तरीके हैं और जो सबसे इसका ख़ास तरीका है इसके बचने का वो ये कि ये जो है हवा के साँस के ज़रिए फैलता है सबसे ज़्यादा। तो हम जो है थोड़ा दूरी बनाकर रखें, ऐसी जगह ना रहें जहाँ बंद कमरे में या भीड़ हो, अपने मुँह पर मास्क लगाएँ और ये वायरस हाथ से मुँह में जाकर या आँख में जाकर उसके ज़रिए भी फैल सकता है। तो हम अपने हाथ साबुन के साथ अच्छी तरह से धोएँ, ठीक से धोएँ, किसी भी चीज़ को धोने के बाद। तो इस तरह की सावधानी बरतने से, दूरी रखने से, मास्क पहनने से, हाथ धोने से, हम सभी इससे बच सकते हैं और हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं, बच्चे, बड़े, हम सबको इससे बचना है। यही बात मुझे इसके बारे में आपसे थैंक यू सो मच सर। इसके साथ-साथ सर कुछ और सवाल भी हैं जो माता-पिता हम लोगों से ज़्यादातर पूछते रहते हैं, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल है कि क्या अभी बच्चों को स्कूल या सेंटर्स भेजने में खतरा है? एक बात ये है कि अभी इस समय इन्फेक्शन फैल रहा है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में तो बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहा है इस समय और जैसा मैंने कहा बच्चों को ये इन्फेक्शन होता है और बच्चे दूसरों को भी ये इन्फेक्शन दे सकते हैं और कुछ बच्चों को सीरियस बीमारी भी हो सकती है। तो खतरा तो है, बिल्कुल। इस बात में कोई शक नहीं कि हम सबको खतरा है और बच्चों को स्कूल भेजने में भी इस समय खतरा है। तो दूसरा सवाल है कि जब कभी लतिका रॉय फाउंडेशन के सेंटर्स या स्कूल खुलेंगे, तो हमें क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी? वो जैसा मैंने पहले कहा वो सावधानियाँ सभी बच्चों को स्कूल या सेंटर में जाने में उसी तरह की बरतनी होंगी कि सारे स्कूल को और टीचर्स को और माता-पिता को इस बारे में थोड़ा मिलकर प्लानिंग करनी होगी, कि हम जब स्कूल खोलें तो स्कूल किस तरह से खोलेंगे। मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि उस समय उस एरिया में जो है इन्फेक्शन का रेट थोड़ा कम हो। अगर बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो आप कोई भी सावधानी लेंगे फिर भी फैलेगा, सब बच्चों को होगा। तो थोड़ा-सा इन्फेक्शन का रेट पहले कम हो जाए और दूसरी बात ये कि थोड़ा-सा ये देखा जाए कि हम थोड़ा एक साथ में कम बच्चों को एक जगह रखा जाए, जिससे हम थोड़ा दूरी बना रख सकें। थोड़ा-सा मेरे ख्याल से माता-पिता अगर ये कोशिश करें कि इस दौरान जब भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा आदत डालें, मास्क पहनने की आदत डालें। उन्हें थोड़ा अभ्यास कराएँ इस बात का कि हाथ कैसे धोए जाएँ। तो जब तक वो स्कूल जाएँ तब तक उन्हें उन्हें ये बात अजीब ना लगे कि वो ये टीचर क्योंकि टीचर को अपना बचाव करना है, उनको बच्चों का बचाव करना है, उनको मास्क पहनना पड़ेगा और शुरू में ये बात बच्चों को बहुत अजीब लग सकती है। तो इसलिए जब घर वाले मास्क पहनेंगे, बच्चों को चाहे खेल की तरह से शुरू में उसे बच्चों को करने के लिए कहा जाए, लेकिन उसकी धीमे-धीमे बच्चों को आप आदत डालें। तो इस तरह से तैयारी करके जब बच्चे स्कूल जाएँगे तब मेरे ख्याल से उन्हें इसमें आसानी होगी उन्हें जाने में और खतरा कम होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक सवाल और है जो हम सभी के दिमाग में है कि ये सब कब तक चलेगा? काश मेरे पास वो एक कोई देखने की चीज़ होती जिससे मैं भविष्य देख सकता, लेकिन मेरे पास नहीं है और अभी ये खास तौर से हिंदुस्तान में तो बढ़ने पर है। हुँ। अगर हम कुछ और मुल्कों के अनुभव को देखें, जहाँ ये पहले बढ़ा, फिर स्थिर हुआ और फिर कम हुआ, तो उन मुल्कों में स्थिर होने के लिए उन्हें 3-4 महीने लगे और फिर स्थिर होने से कम होने में, स्कूल खुलने तक उन्हें और 1-2 महीना लगा। अभी ये हिंदुस्तान में बढ़ने पर है इस समय। तो मेरा अपना ऐसा ख़्याल है कि कम से कम इसमें 6 महीने के आस-पास और इसमें लगेंगे, जब तक कि हम हिंदुस्तान में ऐसी जगह पहुँचे, जहाँ इन्फेक्शन कम हो रहा है, जहाँ ये समाज में कम हो रहा है, जहाँ हम बच्चों को सुरक्षा के साथ स्कूल भेज सकें, उन सावधानियों को लेते हुए जिनकी पहले हमने बात की। डॉक्टर अजय, आपका हमारे साथ इस बारे में जानकारी शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।